के इस वितरण समारोह में आए हुए हमारे सभी श्रमिक भाइयों एवं बहनों, आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच मन पर विराजमान हमारे सम्मानित जिला उपाध्यक्ष भाई देवेंद्र सिंह जी, दरबार सिंह जी, पूर्व में जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे भाई राकेश कुमार मौर्य जी, हमारे बहुत ही बड़े सम्मानित साथी भाई जितेंद्र बहादुर सिंह जी, साथ ही साथ हमारे बहुत ही संघर्षशील साथी और भाई राजेश जी, बड़े समाज सेवी भाई अमरनाथ मौर्य जी, हमारे संकट मोर्चा के विधानसभा प्रभारी आर एस नकवी जी, प्रधान संघ रोहनिया के हमारे अध्यक्ष भाई पंकज तिवारी जी, हम सबके बीच उपस्थित हमारे वित्त विहीन बेसिक शिक्षा बेसिक प्रबंधन सभा के अध्यक्ष भाई राकेश सिंह चौहान जी, हमारे अध्यक्ष सफाई कर्मियों ब्लॉक मुचाहार के श्री जसवंत जी, उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण बोर्ड के हमारे सदस्य भाई राम सैनी जी, भाई सूरज मौर्य जी, सभासद दीपू जी, रामकरण गुप्ता जी, अमित जी, हमारे सम्राट सेना के आशु मौर्य जी, प्रवीण गुप्ता जी, अंशुल यादव जी, और आज जिस हम मिशन शक्ति की बात करते हैं, उस मिशन शक्ति की प्रतीक के रूप में हमारे बीच में मन पर विराजमान हमारी ग्राम प्रधान जहां महिलाएं निर्वाचित हुई हैं, प्रमुख रूप से प्रधान संघ के अध्यक्ष श्रीमती सुशीला यादव जी, प्रधान उमा सिंह जी, प्रधान विमला उपाध्याय जी, प्रधान संघ उपाध्यक्ष कीर्ति मौर्य जी, और अभी आपके बीच में बात कर रहे थे हमारे नौजवान साथी भाई रविंद्र उपाध्याय जी। इसके साथ ही साथ हमारे बीच में करौली प्रधान निर्मला देवी जी, सराय धाम प्रधान रामचंद्र जी, शहजादपुर प्रधान माया देवी जी, मणिपुर भटेरी प्रधान शीला देवी जी, भागीपुर प्रधान कैलाशपति जी, ये तमाम महिलाएं हैं जो मिशन शक्ति के रूप में अपने अपने गांव पूर्व में ऊंचाहार विधानसभा से प्रत्याशी रहे उत्कृष्ट मौर्य जी, हमारे मन पर विराजमान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव महोदय, और साथ ही साथ हमारे अपर समायुक्त श्रम परिवर्तन अधिकारीगण एवं अन्य सभी हमारे विभागीय सहयोगी कर्मीगण, कार्यक्रम का संचालन कर रहे भाई एस एस पांडे जी, और आज यहाँ पर तमाम हमारी वो बहनें और हमारी वो बेटियां जो इस ग्राम योजना से लाभान्वित भी होंगी और सम्मानित भी होंगी। समस्त वो सम्मानित बहनों, जैसा कि
मेरे आने के पहले यहां बहुत से सांस्कृतिक कार्यक्रम की घोषणा भी हुई है। मैं उन सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि आप सभी लोगों ने अपनी प्रतिभा प्रदर्शन से, अपने अपने तरीके से, अपने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को कोई न कोई सकारात्मक संदेश दिया। आज आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जहां पूरे प्रदेश और देश में चतुर्दिक विकास के कार्य कराए जा रहे हैं, वहीं पर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हम समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक कर रहे हैं। आप लोगों में बहुत से ऐसे लोग उसके गवाह हैं जिन माताओं बहनों के घरों में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस चुनाव सिलेंडर पहुंचा होगा। बहुत से ऐसे घर परिवार होंगे जिनके घरों के आंगनों या पशुआलय शौचालय का निर्माण हुआ होगा। आजादी से लेकर के अब तक के लंबे अंतराल में जिन बस्तियों में बिजली नहीं थी, वहां पर बिजली का कनेक्शन पहुंचा होगा, बिजली की लाइट लगी होगी। के भाव में दम तोड़ दिया करते थे, को 5 लाख रुपए पर निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा भी प्रदान की। साथियों, ऐसा भी तमाम साथी है हमारे किसान भाई, आजादी के बाद जिसने कभी किसी भी सरकार ने कभी किसानों की ओर प्रगति देखा नहीं। ये मोदी जी की पहली सरकार है जिसने किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को सम्मान देने का सिलसिला जारी किया। साल भर में 3 किस्त आती है। पूरे देश में 9 करोड़ 90 लाख किसान है और सबके खाते में एक बार में 18,000 करोड़ रुपए जाता है। 18,000 करोड़ एक बार में, तो साल भर में 3 किस्तों की, आप समझो कितना बढ़ता जाता है। आपने भी देखा होगा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में 86 लाख किसानों का ऋण भी माफ किया था। यही नहीं, हमारी सरकार लगातार न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करके किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने का भी सिलसिला जारी रखा है। कई केंद्रों के माध्यम से हम निरंतर किसान के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए, लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए कुछ संकल्पित है और उसी का परिणाम है कि लगातार ये उनको लाभ दिया जा रहा है। आपने भी देखा होगा पहले की सरकारों में जब लाइन टोपी वालों की सरकार थी तो आपने देखा था कि खाद लेने के लिए लाइन लगानी पड़ती थी। हफ्तों लाइन लगाने के बाद खाद की बोरी तो नहीं मिलती थी, उल्टे किसानों पर लाठियां बरसाया करती थी। और साथियों, आज
मन चाहा खाद खरीदता है। किसी किसान को लाठियां खाने की भी नौबत नहीं आती। इसलिए आपने पहले की सरकार आज की सरकार में अंतर भी देखा होगा। आज किसानों को मरवाने वाले विरोधी पार्टी के लोग अपना दामन झाँक के देखें। जब आप सरकार में थे तो आपने 5 साल में गन्ना किसानों को मात्र 15,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। लेकिन 4 साल में ही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की भाजपा सरकार ने 90,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड। कहा 15,000 और कहा 15 छक्के 90, 15 चौक अच्छा ना हो। इस तरीके से साथियों, किसान को समय समय पर ऋण की सुविधा मुहैया कराने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का कार्पस फंड बनाया गया है। और आज किसानों के सम्मान, किसानों के हित में कृषि बिल भी आई है। इधर की पंजाब के किसान को अपनी सहमति जता रहे हैं, लेकिन हमारे मोदी जी की सरकार उनकी सहमति को भी बहुत गंभीरता से ले रही है और इसीलिए लगातार वार्ता करके कोई न कोई सकारात्मक रास्ता निकालने का कार्य कर रही थी। इसी दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी कुछ मार्गदर्शन आया है। इसलिए अब उस मार्गदर्शन के अनुसरण करते हुए जो भी आगे निर्णय होगा तो अनुसार कार्रवाई होगी। आज कोशिश है कि जो हमारा संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और चौथा शब्द मैं जोड़ रहा हूं सबका सम्मान, यानी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका सम्मान। और इस नजरिए से हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। श्रम विभाग आपने देखा होगा, इस विभाग को कोई जानता नहीं था। इन विभाग से साइकिल बांटी जाती थी और वो भी मजदूरों को नहीं। अंधा बांटे रेवड़ी अपन अपन कर दे। लॉन्च टोपी वाले अपने कार्यकर्ता को साइकिल बांट रहे थे, मजदूर को साइकिल नहीं बांट रहे। हमारे पुराने साथी भाई कोमल सिंह यादव जी मुस्कुरा रहे हैं कि मौलाना जी सब सही सही बात ध्यान दे रहे हैं, लेकिन साथियों सभी यही है। जिस पैसे के जिस साइकिल को मजदूर को मिलनी चाहिए थी वो मजदूर को नहीं मिलती थी, बाकी हम पार्टी विशेष के कार्यकर्ता उठा के ले जाते थे। और इसलिए जैसे ही श्रम विभाग की जिम्मेदारी मुझको मिली, मैंने श्रमिकों के हित के लिए अभियान चलाया। पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ योजनाओं का लाभ 100% श्रमिकों को मिले, इसके लिए भी अपने अधिकारियों को मानसिक रूप से तैयार किया और ज्यादा से ज्यादा पंजीयन हो। इसलिए पहले जो 50 रुपए फीस थी उसको घटा के हमने 20 रुपया किया। पहले नवीनीकरण की फीस भी 50 रुपए थी, उसको भी घटा के हमने 20 रुपया किया। हर साल नवीनीकरण होता था, उस व्यवस्था को खत्म कर 3 साल में नवीनीकरण की व्यवस्था दिया।
और साथियों, पूरे देश में मैं पहला श्रम मंत्री हूं जो प्रदेश के जिलों में स्थित लेबर अड्डों पर भी जाने का सिलसिला प्रारंभ किया। लगभग 64-65 जिलों के एक लेबर अड्डे पर मैं हो आया हूं, इसलिए कि हमारे अधिकारी ऑफिस छोड़ करके लेबर अड्डों पर जाए, कैंप लगावे, मजदूरों का पंजीयन करें, कभी तहसील मुख्यालय पर, कभी ब्लॉक मुख्यालय पर, कभी बड़ी बाजार में, कभी लेबर चौराहे पर क्रमानुसार कार्यक्रम चलाए, अभियान चलाए। यह तक कि हमारे अधिकारियों ने इस बात को शुरू किया, लेकिन संतोषजनक परिस्थिति जब नहीं हुई तो हमने कुछ रुपये और सुधार किया। आप मजदूर भाइयों बहनों, आपको हमारे बाबू का चक्कर नहीं लगाना है, हमारे अधिकारियों का भी चक्कर नहीं लगाना है। अब आप ऑनलाइन पंजीयन भी करा सकते हैं। जो आपके नजदीकी कस्बे में, बाजार में जन सुविधा केंद्र है या जन सेवा केंद्र है, वहां पर जाकर के अपना पंजीयन आप ऑनलाइन करा सकते हैं। और साथियों, इस कोरोना आपदा को देखते हुए अक्टूबर महीने से हमने पंजीयन और नवीनीकरण दोनों निःशुल्क कर दिया है। ये मार्च महीने तक चलता रहेगा, ये मार्च महीने तक चलता रहेगा, यानी मार्च तक आपको पंजीयन के लिए 20 रुपया देना है, न नवीनीकरण के लिए 20 रुपया देना है। निःशुल्क पंजीयन होगा। लेकिन जब आप ऑनलाइन पंजीयन करने जाएंगे तो जो जन सुविधा केंद्र वाला है वो अपनी फीस आपसे चार्ज करेगा। 15 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया, जो भी वो चार्ज करता है उनकी फीस दे देना, उससे रसीद ले लेना। चूंकि निःशुल्क पंजीयन चल रहा है, इसलिए वो जन सुविधा केंद्र पर दिया गया पैसा आपका विभाग हमारा वापस करेगा, आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। अगर आपके पास रसीद रहेगी तो वो भी पैसा आपको वापस होगा। मैं इसलिए बता रहा हूं कि जन सुविधा केंद्र पर जब आप 15, 20, 25 जो भी देते हैं उसको देने के बाद रसीद रखिएगा। रसीद रहेगी तो वो पैसा भी आपको वापस होगा, क्योंकि पंजीयन जब निःशुल्क है, नवीनीकरण जब निःशुल्क है तो निःशुल्क होना चाहिए पूरा। इसलिए जन सुविधा केंद्र के पैसे को भी वापस करने की हमने व्यवस्था करा रखी है। इसके साथ ही ये दाई बाजी पर कौन है? पत्रकार है, अरे चलो बैठो, पीछे बैठ लो आप लोग, चलो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सभी भाइयों बहनों, श्रम विभाग आपके सम्मान के लिए है, आपके स्वाभिमान के लिए है। आप सिर उठा के जी सके, इसलिए श्रम विभाग आपको खुले मन से आसानी के लोगों को आप तक पहुंचाने का काम कर रहा है, आप तक पहुंचाने का काम कर रहा है। अपना मंत्री कैसा हो? मंत्री कैसा हो? बीच में नारा नहीं, इससे काम टूट जाता है। बीच में नारा नहीं, बीच में नारा कोई नहीं लगाएगा। आप ताली बजा सकते हो केवल, जब भी आपको आवश्यकता हो ताली बजा सकते हो, लेकिन बीच में नारा कोई नहीं लगाएगा। इससे साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये श्रम विभाग अब केवल साइकिल बांटने वाली विभाग नहीं है। रेवड़ी की तरह बांटकर अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने वाला विभाग नहीं है। अब ये विभाग सही मायनों में श्रमिकों के प्रति समर्पित विभाग है। इसीलिए आप
लगभग 1.5 दर्जन से भी ज्यादा कल्याणकारी योजनाएं ये विभाग आपके लिए लेके आया। पंजीयन जरूरी है, योजनाओं का लाभ आपको मिले इसलिए आपका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। हमारी जो पीछे बहनें बैठी हैं, धूप है लेकिन फिर भी अभी ठंडी में सिकुड़ी फिकुड़ी बैठी हैं। अरे आपके लिए योजनाएं हैं इसलिए पंजीयन जरूर कराना, भूल मत जाना। चाहे दाएं बाएं दोनों जो हमारी बहनें बैठी हैं ध्यान से सुनना। हमारे जो मजदूर भाई बैठे हैं वो भी कान खोल उनके सुनेंगे, सारी जानकारी रखेंगे, जिससे कि ऐसे मजदूर भाई बहन जो इस कार्यक्रम में ना आ पाए हो उनको आप खुद इन योजनाओं की जानकारी दें, इन योजनाओं के विषय में बताएं। हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो ग्राम का प्रधान हो, चाहे सदस्य पंचायत हो, चाहे बीडीसी मेंबर हो, उनको भी जानकारी रखनी चाहिए। अगर उनको जानकारी रहेगी तो अपने अपने गांव और क्षेत्र के मजदूर भाइयों को पंजीयन कराने में सहयोगी की भूमिका निभा सकेंगे, उनको प्रेरित कर सकेंगे। पंजीयन कराने में उनकी भूमिका कोई व्यवहारिक नहीं है, लेकिन उनको जानकारी दे करके उनको उत्साहित कर सकते हैं, उनको प्रेरित कर सकते हैं। और इसीलिए साथियों मैं विस्तार से बताता हूं, क्योंकि इतने विस्तार से हमारा अधिकारी आपको नहीं बताएगा। इसीलिए मैं परसों हरदोई में था, उसके एक दिन पहले मैं बनारस के मधुबनी लेबर अड्डे पर था। आज आपके बीच में हूं। लगातार मेरा अभियान चल रहा है प्रदेश में, हर जगह पहुंच करके मैं इसी तरीके से बड़े पैमाने पर सभी भाई बहनों को हितलाभ योजनाओं का लाभ दे रहा हूं। इसलिए भाइयों, जो हमारे सभी भाई बहन पंजीकृत होंगे उनको बहुत सी योजनाओं का लाभ मिलता है। जैसे अगर कोई हमारी बहन श्रम मजदूरी करती है तो उसको प्रसव काल के लिए मातृत्व हितलाभ योजना के लिए हम उसके 3 महीने की मजदूरी के बराबर की धनराशि के साथ साथ 1,000 रुपया अतिरिक्त, यानी 3 महीने में जो उसकी मजदूरी बनती है वो प्लस 1,000 रुपया अतिरिक्त उसको आर्थिक सहायता देते हैं। अगर कोई बहन खुद मजदूरी नहीं करती, उसका आदमी करता है, तो 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता। यही नहीं, अगर किसी घर में बेटी पैदा होती है तो पहले 15,000 रुपया देता था, अब मैंने उसको बढ़ा दिया। अगर किसी घर में बेटी पैदा होगी तो 25,000 रुपया उसके पोषण के लिए, बेटा पैदा होगा तो 20,000 रुपया उसके पोषण के लिए। पहले ये 15,000 रुपया था, वो 12,000 रुपया, अब वो 25,000 रुपया मैंने कर दिया और 20,000 रुपया कर दिया। बेटी पैदा होने पर 25,000 रुपया, बेटा पैदा होने पर 12,000 रुपया। पहली बेटी अगर पैदा होती है तो 25,000 रुपए की सावधिक मां, जो 18 साल उम्र पूरा होने पर 1,00,000 रुपया मिलता है। अगर पहली बेटी कहीं दिव्यांग पैदा हो गई तो उसके पैदा होने पर 50,000 रुपए की सावधिक जमा, जो 18 साल उम्र पूरा होने पर 2,00,000 मिलता है। दो बच्चों तक की अनुमन्य है,
25,000 रुपया और 20,000 रुपया जो देते हैं बेटी और बेटा पर, ये 2 बच्चों तक अनुमन्य है। चाहे दोनों बार में 2 बेटियां हो, चाहे दोनों बार में 2 बेटे हो, चाहे दोनों बार में 1 बेटी 1 बेटा हो, और कभी कभी किसी को जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, तो जुड़वा बच्चे पैदा होने पर भी अगर दोनों बार में जुड़वा बच्चे पैदा हुए, 4 बच्चे हुए, तो योजना का लाभ 4 बच्चों को मिलेगा। यानी 2 बार पैदा होने में जो भी बच्चे पैदा होते हैं उन सभी बच्चों को योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा और क्या देता है श्रम विभाग? मैं आपके बच्चों को पढ़ने के लिए अलग से देता हूं। सरकार जूनियर हाई स्कूल तक निःशुल्क किताब कॉपी बस्ता जूता मोजा ड्रेस स्वेटर सब देती है। इसके अलावा भी श्रम विभाग और देता है। अगर किसी भी मजदूर भाई बहन का बेटी या बेटा प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है तो 150 रुपया महीना, प्राइमरी टू जूनियर हाई स्कूल। हाई स्कूल में पढ़ता है तो 200 रुपया महीना, इंटर में पढ़ता है तो 250 रुपया महीना, ग्रेजुएशन करता है तो 500 रुपया महीना, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है तो 1,000 रुपया महीना, पॉलिटेक्निक ITI 1,000 रुपया महीना। ये हम अलग चाहता देते हैं। ये हमारी बहनों की बात अच्छी नहीं लग रही क्या कि आपकी बेटियां कितना पैसा मिला, ताली नहीं बज रही आपको है? आप नहीं चाहते कि आपकी बेटिया बेटा पढ़े लिखे? अगर चाहते हो कि आपकी बेटी बेटा को पढ़ने का मौका मिले तो आप तो खुश होंगे, तो तालियां अपने आप बजाना चाहिए, जबरदस्त तालियां बजाना चाहिए। इसलिए कि श्रम विभाग आपके बच्चों को पढ़ने के लिए विशेष व्यवस्था कर रखा है। यही नहीं, एक सुविधा इसमें हमने और बढ़ा दिया है। क्या? अगर किसी भी मजदूर की बेटी या बेटा इंजीनियरिंग या मेडिकल में दाखिला लेता है तो राज्य सरकार द्वारा जो निर्धारित फीस है वो पूरी की पूरी फीस सरकार द्वारा जमा किया जाएगा, नहीं श्रम विभाग द्वारा जमा किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है ना कि पढ़े बेटियां पढ़े बेटियां। और जब पढ़े बेटियां तब कब होगा? जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमने देखा तमाम लोग जब घर में बेटा पैदा होगा तो ढोल ताशा बजाएंगे, मिठाई खिलाएंगे, कुछ लोग तो होते हैं। लेकिन जब बेटी पैदा होती है तो उनके चेहरे की हवाइयां दिखाई पड़ती है, पड़ोसी को भी नहीं बताते बेटी हुई। ऐसा क्यों? अरे जब बेटी भी आपकी है, बेटा भी आपका है, तो बेटा पैदा होने पर ढोल ताशा बजता है, मिठाई खिलाई जाती है, पूरी खिलाई जाती है, तो बेटी के पैदा होने पर भी पूरी खिलाई जानी चाहिए, बाजा बजाया जाना चाहिए, खुशियां मनाई जानी चाहिए। यह देवी है। जिस तरीके से नवरात्र में आप देवी की पूजा करते हो वही देवियां ये बेटियां भी हैं। अपने घर की देवी को भी सम्मान करना सीखो, प्यार करना सीखो, उनको भी आशीर्वाद दो, वो भी आगे बढ़े, आने वाले दिनों में उनका भी नाम हो, ऐसे उनके ओहदे पर जाए कि आने वाले दिनों में उनकी भी पूजा हो। इसलिए घर की देवियों को भी सम्मान देना सीखो। और इसीलिए श्रम विभाग इन सारी योजनाओं को लेके आया है।
कि हमारे मजदूर भाई बहन भी अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं, खूब लिखाएं, आगे बढ़ाएं। आप मजदूर बन गए, ये आपके बस में नहीं था, लेकिन आपकी बेटी, आपका बेटा मजदूर ना बनने पावे, कसम खा लो कि मेरी बेटा पढ़ा लिखा करके हम राष्ट्र बढ़ाएंगे। एक चीज और, मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने अपनी तरफ से एक चीज और इसमें जोड़ दिया। अभी तक आवासीय विद्यालय जरूर था, लेकिन उस आवासीय विद्यालय का बहुत अच्छा परिणाम नहीं आ रहा था। माननीय मुख्यमंत्री ने दिन मुझसे कहा कि मौर्य जी, इन मजदूरों के बच्चों को पढ़ने के लिए एक अच्छा विद्यालय चाहिए, आपके पास पैसा बहुत है। हमने कहा इसमें कोई दो राय नहीं, संत कल्याण बोर्ड में पैसा बहुत है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के क्रम में उस पैसे को हम केवल मजदूरों की बेहतरी के लिए खर्च कर सकते हैं, कोई निर्माण नहीं करा सकते। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुस्कुराते हुए कहा, चलिए ठीक है, बिल्डिंग बनाने का पैसा हम दे देंगे। और उसी दिन तय हो गया, 18 मंडल है पूरे उत्तर प्रदेश में, हर मंडल में एक विद्यालय बनेगा। जैसे नवोदय विद्यालय है ना, नवोदय विद्यालय में निःशुल्क पढ़ाई, निःशुल्क किताब कॉपी, निःशुल्क ड्रेस, निःशुल्क हॉस्टल, निःशुल्क भोजन, निःशुल्क खेल की सुविधा। उसी प्रकार से अब 12 एकड़ से लेकर 15 एकड़ जमीन में विद्यालय बनेगा। उस विद्यालय का नाम होगा अटल आवासीय विद्यालय। और जैसे नवोदय विद्यालय में निःशुल्क पढ़ाई लिखाई, निःशुल्क किताब कॉपी, निःशुल्क आपका हॉस्टल, निःशुल्क आपका ड्रेस, निःशुल्क भोजन, चाय पानी, नाश्ता, उसी प्रकार से इस अटल आवासीय विद्यालय में अब मजदूर के बच्चों, कोई पंजाब चला जाएगा, कोई हरियाणा चला जाएगा, मजदूर रोज जगह बदलता। अच्छा मान लो आज आप विचार पर 2 दिन बाद काम मिल गया आपको रावली में, फिर आपको काम मिल गया लालगंज में, फिर आपको काम मिल गया उधर बसरावा साइड। तो क्या बच्चा भी रोज घूमता रहेगा क्या? जहां जहां जाओ, क्या बच्चा जाओ, लखनऊ जाओ, गाजियाबाद जाओ, नोएडा जाओ या प्रदेश के बाहर जाओ, लेकिन आपका बच्चा उस अटल आवासीय विद्यालय में इत्मीनान से पढ़ेगा। उसके लिए ना उठाने की चिंता, ना किताब की चिंता, ना ड्रेस की चिंता, ना उसके खेलने कूदने की चिंता, सारी सुविधा सरकार देगी। और इसीलिए अब आपके बच्चों को मिलेगा अटल आवासीय विद्यालय। हर मंडल में एक विद्यालय, एक विद्यालय में 1000 बच्चे एक साथ पढ़ेंगे। 18 विद्यालय जब एक साथ खुलेंगे तो एक साथ मजदूर के बच्चों को 18,000 बच्चों को एक साथ पढ़ने का मौका मिलेगा। इसमें केवल मजदूर के बच्चे पढ़ेंगे। कौन मजदूर? जो निर्माण मजदूर हैं और जिनका श्रम विभाग में पंजीयन है। आप निर्माण मजदूर हो, लेकिन अगर पंजीयन नहीं है तो आपके बच्चे उस लाभ का फायदा नहीं उठा पाएंगे। इसलिए आपका पंजीयन जरूरी होना है। और साथियों, मैं एक चीज ये भी यहां कहना चाहता हूं कि मैं ये जो श्रम विभाग है, पहले साइकिल बांटने में अंधेर गर्दी होती थी। अब साइकिल हमने देना शुरू किया, लेकिन किसको मिलेगा? मजदूर की बेटी या बेटे जो हाई स्कूल पास करेगी या इंटर पास करेगा। हाई स्कूल पास करने पर या इंटर पास करने पर अब मजदूर की बेटी और बेटे को साइकिल मिलेगा। कौन से मजदूर?
जो निर्माण मजदूर है और पंजीकृत है। तो निर्माण मजदूर कौन है? निर्माण मजदूर कौन है? ऐसे सभी मजदूर अपना पंजीयन करा सकते हैं। निर्माण मजदूर माने जो घर निर्माण का काम करता है, मड़ही बनाने से लेकर मड़ही बखरी बनाने से लेकर बड़ी बड़ी कोठी हवेली अट्टालिकाएं बनाने वाला, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के मजदूर होते हैं। इसके कॉलेज जैसे बना, ये डॉक्टर अम्बेडकर महाविद्यालय बना, इसमें राजगीर लगा होगा, इसमें आटा गारा लाने वाला मजदूर लगा होगा, इसमें कन्नी मजदूरी चलाने वाला लगा होगा, इसमें मोरम लाने वाला रहा होगा, बालू लाने वाला रहा होगा, ईंटा लाने वाला रहा होगा। ये सारे मजदूर इसमें कवर होते हैं। बनने के बाद इसमें बिजली काम किया होगा तो बिजली वाला मिस्त्री भी इसमें आता है। इसमें फर्नीचर बना होगा, फर्नीचर बनाने वाला, यानी घर बनाने में ईंट नींव खोदने से लेकर कंप्लीट करवाने तक जो भी आइटम इसमें लगता है, बालू निकालने वाला मजदूर भी इस निर्माण मजदूर में आता है। कहीं कहीं बड़ी बिल्डिंग बनती है तो उसमें पत्थर की गिट्टी डाली जाती है, यानी पत्थर तोड़ने वाला पत्थर तोड़ के गिट्टी बनाने वाला मजदूर भी निर्माण मजदूर है। और यही नहीं, हमारे ग्राम पंचायतों में मनरेगा मजदूर है। मनरेगा मजदूर का भी काम निर्माण का है। वो कहीं तालाब खोदता है, कहीं नाली बनाता है, कहीं खरंजा लगवाता है, तो मनरेगा मजदूर भी इसमें आता है। जो ईंट के भट्टे पे काम करते मजदूर हैं वो भी निर्माण मजदूर में आते हैं, क्योंकि भट्टे का ईंटा भी इसी काम में आता है। कहीं इंटरलॉकिंग में आता है, खरंजा लगवाने में आता है। 3-3 किलोमीटर लंबी बिल्डिंग बनाने वाला भी सब इसी में आता है। बड़े बड़े हाईवे बनाने वाले मजदूर भी इसी निर्माण मजदूर में आते हैं। आज हमारे योगी जी की सरकार में बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, छछा लेना, कहीं बुंदेलखंड बन रहा है। ये सारे जो भी इसमें पंजीयन कर सकते हैं, और पंजीयन कराते हैं तो क्या लाभ मिलता है आपको मैं बता ही रहा हूं। अब आगे फिर मैं बताने चल रहा हूं। अगर आप पंजीकृत मजदूर हैं, आप अपनी बेटी की शादी करने जा रहे हैं, शादी घर पे करते हैं, तो भी हम 55,000 रुपए की आर्थिक सहायता देते हैं। 55,000 रुपया खाते हैं। वो चाहे अपनी बेटी को शादी में पूरा 55,000 रुपया दे दे कि जाओ उसे कोई कारोबार करना, या उस शादी का खर्च, उस शादी से अपना शादी का खर्च उठाए। अब मैंने इसमें सामूहिक विवाह भी जोड़ दिया। अभी कोरोना के पहले 5 बड़े कार्यक्रम हुए थे। 580 जोड़ा बरेली में हुआ था, 573 जोड़ा सोनभद्र में हुआ था, 570 जोड़ा अयोध्या में हुआ था, 1100 जोड़ा कानपुर में हुआ था, 1200 जोड़ा आगरा में हुआ था। आगरा मानी मुफन्नी पहुंचे भी थे। और उसके बाद आ गया कोरोना महामारी का दौर, जनता के शुरू होगा, फिर लॉकडाउन लग गया, कार्यक्रम सब स्थगित हो गए। पूरे प्रदेश में मेरा यह अभियान चल रहा था। लखनऊ की बारी थी, यहां 2500 जोड़े होने जा रहे थे, 1,500 प्रयागराज में होने जा रहा था, 1,500 जोड़ा, 2500 जोड़ा लखनऊ में होने जा रहा था, ऐसे 3500 जोड़ा मुरादाबाद में होने जा रहा था, ऐसे ऐसे पूरे प्रदेश में तय था। लेकिन कोरोना महामारी ने रोक दिया, इसे अभियान वहीं पर रोकना पड़ा। अब मैं फिर उसको शुरू करने जा रहा हूं, जैसे लॉकडाउन आएगी फिर शुरू होगा। इसलिए अगर सामूहिक विवाह करते हैं, घर पे करते हैं तो 55,000 रुपये, सामूहिक विवाह करते हैं तो 65,000 रुपया, और उसमें 10,000 मैंने और बढ़ा दिया। पहले हम 65,000 देते थे, अब 10 और बढ़ा दिए। वो 10 किस लिए? 5,000 रुपया लड़की के कपड़ों के लिए, 5,000 रुपया दूल्हे के कपड़े के लिए। अब यानी
65 के बजाय 75,000 रुपया उस श्रमिक के खाते में जाएगा जिसकी बेटी की शादी है। तो 5,000 दोनों को ड्रेस के लिए। और इसका भी करने के कारण है, गोरखपुर में जब सामूहिक विवाह हो रहा था इसके पहले वाले में 2018 में जब कर रहे थे, ये तो अभी कोरोना के पहले को मैंने गिनाया, जब उसके पहले मैं शादी का अभियान चलाया था, शुरू किया था, तो गोरखपुर में मैंने 670 जोड़े कराए थे। तो मंच पर उसमें दो जगह मुख्यमंत्री जी गए थे, मिर्जापुर गए थे और गोरखपुर गए। अब की बार वाले में केवल आगरा गए। तो गोरखपुर में एक मजदूर अपनी बहू के साथ शादी करके जब मंच पे आया तो दुल्हन तो साड़ी में थी, लड़का अपना वही मैला कुचला कपड़ा जो पहन के मजदूरी करता था वही कपड़ा पहन करके दूल्हे के रूप में आ गया। मुख्यमंत्री जी ने हमारी ओर देखा, थोड़ा मुस्कुराया और मुझको इंगित करते हुए हो रहा है, देखो इसको, ये दूल्हा जरूर है लेकिन कपड़ा वही पहन के आया है जो मजदूरी करते वक्त पहना करता था। और फिर कहा कि इसको देखो, कुछ करो। उसके बाद मैंने अपने अधिकारियों की बैठक बुलाई, बोर्ड की मीटिंग बुला के पास कराया कि 10,000 रुपया और बढ़ाओ, 5,000 रुपया लड़की के ड्रेस के लिए, 5,000 रुपया लड़के के ड्रेस के लिए, यानी 65, 10, 75,000 रुपया अब सामूहिक विवाह में शादी करने पर आपको मिलेगा। इसके साथ ही साथ अगर किसी श्रमिक भाई बहन को गंभीर बीमारी है, न्यूरोसर्जरी है, कैंसर है, दिल की बीमारी है, उसका ऑपरेशन है, किडनी की बीमारी है, लीवर की बीमारी है या इसका ट्रांसप्लांटेशन, तो इस इलाज पर जितना भी खर्च आता है, 1-2 लाख से लेकर 10-20 लाख, कोई सीमा नहीं है, जितना भी आपके इलाज में खर्च आता है वो पूरा का पूरा खर्च हमारा संनिर्माण कर्मचारी कल्याण बोर्ड देता है, पूरा का पूरा। केवल आप पंजीकृत हो और सरकारी अस्पताल में इलाज कराएं या सरकार द्वारा अधिकृत, कुछ बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल भी सरकार द्वारा अधिकृत होते हैं, तो या तो आप सरकारी अस्पताल में इलाज कराएं या सरकार द्वारा अधिकृत अस्पताल में कराएं, पूरा खर्च इलाज के लिए मिलेगा। सामान्य बीमारी के लिए, सर्दी, जुकाम, रतौंधी, पीलिया, इसके लिए भी हर मजदूर के खाते में हम 3,000 रुपया भेज देते हैं। हर मजदूर के खाते में 3,000 रुपया भेज देते हैं। अगर शादीशुदा है तो, गैर शादीशुदा है तो 2,000 रुपया भेजते हैं, इसलिए कि जब उसको जरूरत हो अपनी किसी छोटी मोटी बीमारी के लिए 200, 400, 500, 1,000, तो उसी पैसे में से निकाल के अपना इलाज करा दे। क्योंकि हम जानते हैं मजदूर रोज कमाता रोज खाता है, अब मजदूर को कोई उधार भी नहीं देता है, इसलिए हमने उसकी व्यवस्था की, यह पैसा उसके खाते में एडवांस रहेगा, वो जब चाहे तो निकाले। इसके अलावा साथियों, काम करते वक्त कभी कभी मजदूर दुर्घटनावश नीचे आ जाता है, 2 मंजिला 3 मंजिला पर वो बना रहा है, पैर फिसला, नीचे आ गया, नीचे आने से गिरने से उसकी मौत हो गई। तो ऐसी हालत में परिवार को 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता, या गिरने से बच गया लेकिन उसकी दोनों आंख चली गई, या दोनों हाथ टूट गया, या दोनों पैर टूट गया, यानी किसी भी हालत में वो काम करने लायक नहीं रह गया। दोनों आंख चली जाए तो भी काम नहीं कर सकता, दोनों हाथ टूट जाए तो भी काम नहीं कर सकता, दोनों पैर बेकार हो गया तो भी काम नहीं कर सकता। ऐसी हालत में हम उसे 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देते हैं। आंशिक अंगभंग होने पर, एक हाथ टूटा, एक पैर टूटा या एक आंख चली गई, ऐसी हालात में हम उसे 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देते हैं। मान लो पंजीकृत है
काम करने नहीं गया, अपने घर पर ही स्वाभाविक मौत हो गई, या बाजार गया वहां स्वाभाविक मौत हो गई, या घर में खेती में काम कर रहा है, एक दिन के लिए अपना खेतबाड़ी देख रहा है, वहां उसकी मौत हो गई। तो सामान्य मौत में भी हम उसे 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देते हैं। मौत किसी भी रूप में हो, हम अंतिम संस्कार के लिए भी हम 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता देते हैं। पहले हम 1 लाख रुपया देते थे, अब हमने उसको बढ़ा दिया कि जो प्रधानमंत्री आवास के बराबर का पैसा होगा वो दिया जाएगा। अगर प्रधानमंत्री आवास का पैसा बढ़ता है तो हमारे मजदूर के भी पक्के घर के लिए वो पैसा बढ़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं जिसमें बीपीएल सूची में नाम बन रहा होगा, पता लगा आप काम करने घर में नहीं थे, कहीं गए थे, बीपीएल सूची में नाम आने से वंचित हो गए, नतीजा हुआ कि सरकार की योजनाओं को पाने से वंचित हो गए। इसलिए श्रम विभाग ने तय किया कि अगर कोई मजदूर पंजीकृत है और उसके पास एक भी पक्का कानून नहीं है तो हम प्रधानमंत्री आवास के बराबर उसको पैसा घर बनाने के लिए भी देंगे। और साथियों, 60 साल उम्र पूरा होने पर अगर ये निर्माण मजदूर लगातार अपना नवीनीकरण कराते रहे, जैसे जिन मजदूरों का नवीनीकरण पंजीयन था, जब कोरोना आपदा काल आया तो ऐसे 20 लाख मजदूर जिनका उस दिन तक नवीनीकरण दूर था, ऐसे 20 लाख मजदूरों को हमने उस आपदा काल में 1,000 रुपया आर्थिक सहायता दिया। और इसलिए दिहाड़ी मजदूरों को भी मिला, प्रवासी मजदूरों को 1 महीने का हमने 1,000 रुपया आर्थिक सहायता सरकार ने दिया, 15 दिन का भोजन की कलेक्ट दिया। इसलिए साथियों, श्रमिक राष्ट्र के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए श्रमिक राष्ट्र निर्माता भी है, और जो राष्ट्र का निर्माता है वो भाग्य विधाता भी है। इसलिए श्रमिकों के सम्मान में किसी भी प्रकार की कोई रंच मात्र कमी न रहे। स्थिरता लानी होती है, परिवर्तन करना होता है, आपकी सुविधा को ध्यान रखते हुए मैं वो भी करता रहता हूं। इसलिए आज जो हमारे श्रमिक भाई 60 साल उम्र पूरा कर लेते हैं, नवीनीकरण लगातार रहे, 60 साल उम्र पूरा हो, तो अगर कोई कुशल श्रमिक है की सुविधा देते हैं। इसलिए साथियों, मैं आज आप सभी को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि आप सभी लोग काफी इसमें जागरूक हुए हैं, अपने अधिकारों पर सचेत हुए हैं, और इसीलिए पंजीयन में भी आपकी रुचि बढ़ी है। और उसका आंकड़ा मैं आपके सामने रखता हूं। इस बोर्ड का गठन 2009 में हुआ, 2009 से लेकर 2017 तक कुल श्रमिकों के पंजीयन की संख्या थी 34 लाख। इस 34 लाख को हमने 4 साल में बढ़ा करके अब कर दिया है 72 लाख श्रमिकों का पंजीयन हुआ, यानी 34 दूनी 68 से भी ज्यादा, दूने से भी ज्यादा। और 5 साल पूरा होते होते इस संख्या को मैं ले लाऊंगा 1 करोड़ तक की संख्या को पहुंचाने का काम करूंगा, क्योंकि जितने ज्यादा श्रमिक पंजीकृत होंगे उतने ज्यादा ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंतर्दर्शन की सार्थकता सिद्ध होगी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो सपना देखा था कि समाज के अंतिम पायदान का व्यक्ति भी विकास की मुख्य धारा में खड़ा होगा, सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी गुजर बसर करने का मौका पाएगा, उसके चेहरे पर भी खुशहाली आएगी।
वो सपना साकार होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय दर्शन के माध्यम से जो अपेक्षा की थी कि प्रत्येक व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य सब मुहैया वो आज हो रहा है। जो वंचित है उनके तक भी पहुंचने का प्रयास कर रहा है। उसी अभियान के तहत सभी भाइयों ज्यादा से ज्यादा अपना पंजीयन कराइए, योजनाओं का लाभ लीजिए। आप भी सम्मान स्वाभिमान के साथ जीने का मौका पाए। अपने बच्चों को भी पढ़ा लिखा करके उनको ओहदेदार बनाएं, जिससे कि आपकी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए रफू चक्कर हो जाए। और जो हम सबका सपना है कि ये भारत सम्मान के साथ खड़ा हो, स्वाभिमान के साथ खड़ा हो, ये तभी संभव है जब हर व्यक्ति सम्मान और स्वाभिमान के साथ सीना तान के खड़ा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से एक बार सभी श्रमिक भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपके अधिकारियों से अपेक्षा करता हूं कि जो आज अपने सब विभाग के अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मात्र 4 दिन की सूचना पर, मैं जिस दिन सोनभद्र जा रहा था, रास्ते में मैंने अपने समायुक्त श्री बीके राय को टेलीफोन पर बात किया और हमने कहा कि मैं रायबरेली में मैं चाहता हूं कि जल्दी एक कार्यक्रम हो। और 4 दिन की सूचना पर हमारे अपर समायुक्त बीके राय जी, हमारे रायबरेली के सहायक समायुक्त, उनके सभी सहयोगी संपर्क कारीगर, उनके कार्यालयों में लगे हुए सभी सहयोगी कर्मी का मिल करके लाभ आपको देने जा रहे हैं, जिसमें 707 लाभार्थी शिशु मातृत्व एवं बालिका मदद योजना के अंतर्गत है, जिनको मिलेगा 2,58,19,257 रुपए का लाभ। कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 369 लाभार्थी हैं, जिनको मिलेगा 2,03,01,000 रुपए की आर्थिक सहायता। संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत 363 लाभार्थी जिनको साइकिल मिलेगी, उनके साइकिल के बदले जा रहा है 12,70,005 रुपए। संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत जो छात्रवृत्ति मिलेगी, इसके लाभार्थी हैं 402 बच्चे, जिनको मिलेगा 5,32,200 रुपए। मृत्यु विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना के अंतर्गत 22 लाख रुपए की धनराशि आज इनको मिलने जा रही है। वहीं पर अंत्येष्टि सहायता योजना के अंतर्गत 2,75,000 रुपए की आर्थिक सहायता 11 लाभार्थियों के बीच में जा रही है। यानी मृत्यु विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना के भी लाभार्थी 11 है, जिनको 22 लाख की आर्थिक सहायता जाएगी। कुल अंत्येष्टि सहायता योजना के अंतर्गत 11 लाभार्थी है, जिनके खाते में कुल 2,75,000 रुपए जाएगा। और चिकित्सक सहायता योजना के अंतर्गत, जिसको हमने कहा शादीशुदा है तो 3,000, गैर शादीशुदा तो 2,000, ऐसे लाभार्थियों की संख्या है 17,174। जो नहीं भी आए हैं उनके भी खाते में जाएगा, जो पंजीकृत हो चुके हैं और हमारे इस लाभार्थी के पात्र हैं, इसके पात्र इस योजना के
जो आए हैं उनको तो प्रमाण पत्र मिलेगा ही मिलेगा। पैसा सबके खाते में जाएगा। इन सभी 17,174 जो नहीं भी आए हैं उनके भी खाते में जाएगा। इस तरीके से कुल 9,10,37,957 रुपए की धनराशि आज आप सबके खातों में भेजी जा रही है। एक बार जोरदार अभी सभी सम्मान के लिए सभी ये तालियां सभी सम्मान के लिए, सभी भाइयों के लिए, सभी बहनों के लिए, सभी की बेटियों और बेटों के लिए जो पढ़ लिख करके अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं उन्नत शिखर पर जाने के लिए। और साथ ही साथ एक उत्कृष्ट भारत का सपना को संजोया माननीय मोदी जी ये बेटी और बेटे उसको साकार करेंगे। हमारी शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः धन्यवाद। अपने अधिकारियों को इस बात का निर्देश कि एक एक करके लाएं उनको जो ना यहाँ पर एक चीज ध्यान रखेंगे 24 लाभार्थी बहुत है इसलिए मात्र 5 लाभार्थी को आप मंजूर लाइए। उन 5 लाभार्थी को मंच पर दिया जाएगा। शेष लाभार्थियों को हमारे अपर समायुक्त की देखरेख में हमारे सहायक समायुक्त, हमारे सभी एलियोस और हमारे सभी विभागीय कर्मीगण उन्हें प्रमाण पत्र देंगे। पैसा सबका सीधे उनके खाते में जाएगा। इसलिए एक एक करके लाएं, योजना का लाभ लाएं। साइकिल के लिए जो हमारी बेटियां हैं, साइकिल के लिए है 363 सभी 363 लाभार्थी को 363 साइकिल की एक लाइन लगा देंगे। हर साइकिल के पास में उस लाभार्थी बेटी को खड़ा कर देंगे। वहीं पर मैं हरी झंडी दिखाऊंगा। एक साथ 363 बेटियां साइकिल लेकर निकलेंगी और साइकिल बांटने का कार्यक्रम सबसे बाद में होगा। क्योंकि जिससे कि बात में बेटियां जाए उनके घर वाले उनके साथ जाए। इसके साथ ही साथ मन पर हमारी जो मिशन शक्ति अभियान के तहत कुछ महिलाओं को सम्मानित किया जाना है उनके उत्कृष्ट सेवा के लिए। इसलिए उनके भी नाम एक एक करके लाएंगे। उनको मंच पर ही कर दिया जाएगा। शेष 5 आएंगे उनको मंच पर कर दिया जाएगा। शेष को हमारे अधिकारी मौके पर जाकर वितरित करेंगे। जो हमारी बेटी